भारत गुलामी के अभिशाप के लिए अपने घुटनों पे नहीं, वरन अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पे खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। मेरे द्वारा कही गई लाइन उस महिला की है जो विदेश की धरती से आती है। उसे पसंद है हिंदुस्तान, उसे पसंद है हिंदुत्व। जो आंदोलन उसने अपनी सरजमी पे देखे थे, उसको लगा कि उस आंदोलन को भारत में चला के मैं स्वशासन की मांग कर सकती हूँ। उस आंदोलन को भारत में चला के स्वतंत्रता की राह खोल सकती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनी बेसेंट की। आयरलैंड से आई एक महिला एनी बेसेंट, जिसकी निष्ठा हिंदुत्व पे कई गुना अधिक थी। उसने एक आंदोलन चलाया 1916 में भारत में, होम रूल लीग, और समानांतर रूप से उसी पृष्ठभूमि पर, उसी मंच पे इस आंदोलन को और मजबूत किया हमारे महान नेता बाल गंगाधर तिलक ने। मित्रों, आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की। होम रूल एक इंग्लिश का शब्द है, या फिर कहें कि यूरोपियन ज़मीन से पैदा हुआ एक शब्द है जो आयरलैंड के आंदोलन की कोख से निकला था। जी हाँ, होम रूल एक तरह का स्वशासन है। अगर इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो स्वशासन जैसा ही साउंड करेगा, सुनाई देगा। आयरलैंड में एक आंदोलन हुआ था और इस शब्द के प्रणेता थे रेडमांड। क्योंकि एनी बेसेंट जी आयरलैंड से ही आती हैं, उनको इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, कारण और परिणाम के विषय में पता था। एनी बेसेंट भारत आती हैं, यहाँ की राजनीतिक विषयों को अच्छे से समझती हैं और बहुत गंभीरता से समझती हैं। उनकी हर बात में, उनके हर कृत्य में भारत के लिए जो जुनून है, भारत को आज़ादी मिल जाए ऐसा जो उनका विचार है, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्वशासन क्या है। मित्रों, कभी भी स्वशासन को स्वतंत्रता का पर्याय मान लिया जाए, यह बिल्कुल गलत होगा। स्वशासन का मतलब होता है हम स्वयं के ऊपर अपना शासन कर लें। अगर इसको अधिकृत भाषा में बोले तो, या तत्कालीन समय में जो राजनीतिज्ञों की विचारधारा थी इस शब्द को लेकर, वो ये थी कि अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत रहते हुए हम अपना शासन करें। जी हाँ, हम ब्रिटिश का ही उपनिवेश रहेंगे, लेकिन हम अंदर की जो भी चीज़ें होंगी, मतलब गृह मंत्रालय हम संभालेंगे और विदेश मंत्रालय या सीमा के आसपास का जो क्षेत्र होगा उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी वो उस समय भी ब्रिटेन ही देखेगा। कुछ इस तरह से इसकी मांग की गई। अब इसके पीछे ये प्रश्न किया जा सकता है कि जब हम आंदोलन ही कर रहे हैं तो हम स्वशासन क्यों मांग रहे हैं, हम स्वतंत्रता के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो उसके दो कारण हैं। पहले तो हमको स्वयं को ही ये विश्वास नहीं हो पाया था कि अभी हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम सीधे स्वतंत्रता की मांग कर सकें। और दूसरा ये कि कई सारे नेताओं को, वरन स्वयं एनी बेसेंट को भी यही उचित लगता था कि जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसमें स्वतंत्र रूप से हम उतना विकास नहीं कर सकते जितना अंग्रेज़ों के सहयोग से स्वशासन के माध्यम से विकास कर सकते हैं। स्वशासन की मांग होती है। अब मित्रों, माहौल देखते हैं कि उस समय भारत का माहौल क्या था। एक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, धुरी राष्ट्र निस्तनाबूद होते हैं, खत्म होते हैं, टूट फूट जाते हैं। कांग्रेस में विभाजन हो चुका है, नरम दल लगभग खत्म हो चुका है। दादा भाई नेहरू जी, तबीयत उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नरम दल के नेता 1915 आते आते उनका देह समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक अपनी प्रेस में लिखे जाने वाली अंग्रेज़ों की जो भी उनकी रीतियां थी उनके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपनी पत्रिकाओं में लिखा। दंड स्वरूप उनको 1908 में 6 वर्ष की कैद होती है, मांडले जेल भेजा जाता है। तो तिलक जी मांडले में हैं। मतलब कोई भी बड़ा नेतृत्व सक्रिय रूप से भारतीय पृष्ठभूमि पर राजनीति नहीं कर रहा है।
एनी बेसेंट जी आती हैं। एनी बेसेंट एक नए प्लेटफॉर्म को बनाती हैं होम रूल लीग के माध्यम से। उसी समय क्या होता है कि 1914 में तिलक जी जेल से छूट के आते हैं। अब चूंकि वो कांग्रेस को तो लगभग त्याग चुके थे, उनके द्वारा बनाए गए जो संगठन थे वो मूल रूप से सक्रिय नहीं थे, उनको भी एक मंच की आवश्यकता थी। तो उनको लगा कि यही एक मंच है जिसके माध्यम से पुनः राजनीति प्रारंभ की जा सकती है। दूसरा, तिलक जी को ये लगता था कि यही वो समय है जब नरम दल गरम दल सबको एक साथ पुनः कांग्रेस में मिलाया जा सकता है और हम फिर से भारत की स्वतंत्रता के लिए, अपनी मांगों के लिए एक साथ मिलकर एक सशक्त आवाज़ उठा सकते हैं। ये हुआ। तो इस तरह से होम रूल लीग की स्थापना हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफार्मे को समझिएगा, प्रारूप को समझिएगा। होम रूल लीग दो लोगों ने स्थापित किया। वैसे तो प्रमुख एनी बेसेंट जी हैं, उनका आंदोलन संपूर्ण भारत में चला। संपूर्ण भारत में चला, केवल उन जगहों पर नहीं चला जहां तिलक जी चला रहे थे, ठीक है। लेकिन पहले प्रारंभ कर दिया तिलक जी ने। तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग प्रारंभ कर दिया। तिलक जी के जो अध्यक्ष हैं वो जोसेफ बैप्टिस्टा हैं और एनसी केलकर, अजीत आगरकर जैसे उनके जो साथी हैं, जो मराठा और केसरी के संपादन के कार्य को भी देखते थे, वो लोग इस आंदोलन को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तिलक जी का जो होम रूल लीग है उसकी दो खास बातें हैं। वो सीमित क्षेत्र में चलता है और बहुत ही अनुशासित रूप से चलता है। ऐसा नहीं कि उनके आंदोलन में कोई भी आएगा और शामिल हो जाएगा, नहीं। पूरी शिनाख्त के साथ ये देखा जाएगा कि क्या वो आंदोलन में प्रवेश करने योग्य है अथवा नहीं। नियत क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, केवल उन्हीं क्षेत्रों में तिलक जी का आंदोलन चलेगा। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं याद रखिएगा। तिलक जी का होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को प्रारंभ होता है। तिलक जी के होम रूल लीग के अध्यक्ष हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, एनसी केलकर और अजीत आगरकर उनके प्रमुख सहयोगी हैं। उनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ दीजिए, मुंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र और मुख्यतः पूना, मध्य प्रांत, बरार, ये इतने क्षेत्र हैं जहाँ पर तिलक जी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। अब तिलक जी अपने आंदोलन को करते कैसे हैं? वो केसरी और मराठा के माध्यम से स्वशासन को समझाते हैं और उसको प्रचारित करते हैं। अगर आवश्यक लगता है तो उसके लिए आंदोलन, रैली, बड़े मंच, समूहों, बैठकों की भागीदारी भी आंदोलन में हो जाती है। अब तिलक जी का स्वशासन, एनी बेसेंट का स्वशासन लगभग एक जैसा है। तत्कालीन समय में स्वशासन की परिभाषा वही है, ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत हम अपने क्षेत्र पर शासन करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ये तिलक जी का। तिलक जी के जो संपूर्ण योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, उसको ये जो आंदोलन है होम रूल लीग आंदोलन, वो इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। वो अलग बात है कि कुछ इतिहासकारों का इसमें मतभेद हो सकता है। ये कि एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही प्रखर उनका स्लोगन है, ध्येयवाक्य है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। पहली बात तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है। और जो तिलक साहब के नाम के आगे लोकमान्य लिखा है वो उनकी उपाधि है, वो भी इसी आंदोलन की उपज है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 1896-97 के आसपास, जिस समय पूना में प्लेग फैला था, उसी समय तिलक जी ने कर ना देने की एक अपील की थी और उसको आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया था। उसी समय किसानों ने, पूना और आसपास के किसानों ने तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी थी। जबकि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि तिलक जी जिस समय होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे, उस समय जिन क्षेत्रों पे उनके आंदोलन का प्रभाव था, वहाँ की जनता ने उनके कार्य से प्रभावित होकर उनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। अब आते हैं एनी बेसेंट जी के
आंदोलन पे। एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, क्योंकि मुख्य प्रणेता वही थी। उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े वकील उनके आंदोलन में शामिल हुए। और जिस प्रकार मैंने बात की कि तिलक जी के आंदोलन में बड़ी प्रतिबद्धता थी कि ये लोग आ सकते हैं, ये लोग नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं था। एनी बेसेंट जी का आंदोलन पूरी तरह से स्वतंत्र था। जो भी उसमें आने का इच्छुक होगा वो खुशी खुशी आएगा, उसके लिए कोई भी बाधा नहीं। अब क्या होता है कि जब प्रारंभ होता है इनका आंदोलन, तो एनी बेसेंट जी जॉर्ज अरुंडेल को अपना सचिव बनाती हैं, और जिन स्थानों पर तिलक जी का होम रूल लीग चल रहा था उन स्थानों को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में वो इस आंदोलन का प्रसार करती हैं। और प्रसार इस कदर होता है कि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। और एनी बेसेंट जी की जो अहमियत है, उनकी जो महत्ता है, वो इतनी बढ़ गई कि याद रखिए मित्रों, तिलक जी से ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्कालीन समय में, होम रूल लीग के समय में एनी बेसेंट जी का हो गया था कि 1917 को एनी बेसेंट जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब 1917 में उनको गिरफ्तार किया गया कि उसके तुरंत बाद ही ये उनके जो भी आंदोलन के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, उन्होंने कई सारे बड़े आंदोलन चलाने का मन बनाया, लेकिन उसके पहले ही अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ दिया। और अंग्रेज़ों ने यह आश्वासन भी दिया कि हम आपको स्वशासन प्रदान करेंगे, लेकिन उसकी कुछ हमारी भी शर्तें होंगी। आपकी जो नियत शर्तें हैं या जो स्वशासन का आपका प्रारूप है, उससे कुछ हटकर कमोबेश हम आपको स्वशासन प्रदान कर देंगे। और इस आश्वासन के साथ ही एनी बेसेंट जी ने अपना आंदोलन समाप्त किया। जिस प्रकार तिलक जी केसरी और मराठा के माध्यम से अपने आंदोलन को, अपनी रीति को, अपनी नीति को अपने क्षेत्रों में प्रचारित करते थे, उसी प्रकार एनी बेसेंट भी कॉमन व्हील्स और न्यू इंडिया नाम की दो पत्रिकाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कॉमन व्हील्स और न्यू इंडिया, इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से अपने आंदोलन का प्रचार करती थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि तत्कालीन समय में एनी बेसेंट जी का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कांग्रेसियों को भी ये लगने लगा कि ये महिला आज की तारीख में उनका नेतृत्व कर सकती है। और वही हुआ। 1917 को एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा बनाई जाती हैं। प्रथम विदेशी महिला कांग्रेसी अध्यक्ष एनी बेसेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं और मंच पे सवार होती हैं, मंच पे आरूढ़ होती हैं, और फिर से वो दो लाइनें कहती हैं कि भारत गुलामी के अभिशाप के लिए अपने घुटनों पे नहीं, वरन अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। और इस मंच के उस मंच से, अपने इस उद्बोधन के माध्यम से वो दिखाती हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों तक अपनी बात बड़ी मजबूती से पहुंचा दी है। आगे आने वाले समय में जो भी सुधार, जो भी एक्ट आते हैं, उसमें स्वशासन की बात होती है और कुछ कमोबेश स्वशासन की बात होती है और वो प्राप्त भी होता है। जब हम बात 1917 की कांग्रेस अधिवेशन की कर रहे हैं, तो उसके पहले मैं बात करूंगा 1916 के लखनऊ पैक्ट की। मैं बात करूंगा 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की। इसको कांग्रेस और लीग का साझा अधिवेशन भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, या फिर ऐसे कहिए कि भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का कार्यकारी साक्ष्य है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीग और कांग्रेस दोनों के बीच कुछ विषयों को लेकर समझौते भी होते हैं। आरसी मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष। तिलक जी ने पुनः कांग्रेस में आने का मन बनाया, उनको उचित स्थान भी दिया गया। नरम दल गरम दल दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई, दोनों आए भी। कांग्रेस को पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन ने संजीवनी तो दे दी, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए एक विषदंश भी बो दिया, क्योंकि इसी लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर ली थी। प्रश्न ये उठता है कि जब कांग्रेस लीग अंग्रेजों के कहने पर
कांग्रेस लीग मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के कहने पर कांग्रेस का विरोध कर रही थी, तो वो कांग्रेस के साथ एक मंच को साझा करने के लिए तैयार कैसे हो गई? तो उसका कारण ये था मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने कुछ मुस्लिम राष्ट्रों को, तुर्की, बाल्कन का युद्ध, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे अंग्रेज़ों के प्रति मुस्लिमों का मोह भंग हो गया था और धीरे धीरे वो अपने लिए नए राजनीतिक अवसर तलाशने लगे थे। धीरे धीरे उनको एक मजबूत स्तंभ की आवश्यकता थी, जिसके रूप में उन्होंने पुनः कांग्रेस को चुन लिया था। मुस्लिम लीग ने जो अपने तर्कस से तीर चलाए थे, उनको शायद तत्कालीन कांग्रेसी नेता समझ नहीं पाए। उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल जैसी मांग को मान लिया और फिर आगे चलकर यही पृथक पाकिस्तान बनने का प्रमुख कारण बना। भारत विभाजन हुआ और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको आज तक भारत झेल रहा है। याद रखिएगा, 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है। 1916 के अध्यक्ष हैं आरसी मजूमदार साहब। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दोनों ने अपने 1916 के अधिवेशन लखनऊ में ही किए। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था, इस पूरे अधिवेशन को बहुत ही ज़्यादा सफल बनाने के लिए तिलक जी ने पूना से लखनऊ के लिए एक ट्रेन बुक की थी। इसको होम रूल ट्रेन भी कहा जाता है। कुछ एक दफ़ा ये प्रश्न पूछा गया है, अचानक से जहन में आया तो मुझे लगा आपके साथ साझा करूं। इस तरह से ये कालखंड धीरे धीरे ख़त्म होता है और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड प्रारंभ होने वाला है। आगे आने वाले अंकों पे हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।